Good morning everyone once again. And in the last class, we have discussed the imposition of ad valorem tax and a unit tax. How does the imposition of a unit tax affects the demand and the supply of particular commodity? Demand curve and supply curve are being affected by imposition of uh, unit tax and imposition of ad valorem tax. This is what we have seen. Now the today's topic is how does change in elasticity of demand. अब देखो, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा कि भाई यूनिट टैक्स लगेगा तो सप्लाई में चेंज आएगा, सप्लाई में चेंज आएगा तो प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी। अगर डिमांड में चेंज आएगा तो इम्पैक्ट अगर बायर पर है तो प्राइस कम होगा, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड इफेक्ट होगी। सेम गोज हियर कि भाई जो प्राइस में चेंज हुआ तो सप्लाई में चेंज हुआ तो प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कम हो गई। यहाँ पर भी क्या हुआ कि एक तरीके से देखो, ये था डिमांड पे तो ये इक्विलिब्रियम इवन था, तो ये प्राइस कम हुआ और ये क्वांटिटी भी कम हुई। ठीक है। अब सवाल ये है, क्या अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज होती है तो जो ये इस केस में, पहले इस केस में देखेंगे फिर इस केस में देखेंगे। अगर मान लीजिए डिमांड की इलास्टिसिटी चेंज होती है, लेट अस अज्यूम कि डिमांड की इलास्टिसिटी चेंज होती है और एक तरीके का यूनिट टैक्स लगा हुआ है और डिमांड की इलास्टिसिटी बदल जाती है, तो क्या जो ये प्राइस पर इफ़ेक्ट पड़ना था, जो प्राइस को बढ़ना था जितना और क्वांटिटी को जितना कम होना था, क्या उसमें कोई चेंज आया है, उसमें कोई बदलाव आया है? क्या ज़्यादा रिस्पॉन्सिव प्राइस होगा या क्वांटिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगी? दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आज के टॉपिक में क्या देखना हमें? ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चेंज हो जाती है तो क्या उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा प्राइस पे और क्वांटिटी पे? अगर सप्लाई चेंज हो जाती है तो उससे प्राइस और क्वांटिटी पे कितना फ़र्क पड़ेगा? यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चेंज होने से और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के चेंज होने से। हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चेंज होने से और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के चेंज होने से किस तरह से अफेक्ट पड़ेगा, किस पर? प्राइस चेंज में और क्वांटिटी चेंज में। इज दैट ओके? दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू सी टुडे। प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। यस, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू सी टुडे। तो पहले हम देखेंगे डिमांड की इलास्टिसिटी चेंज होगी तो किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, और अगर सप्लाई की इलास्टिसिटी चेंज होगी तो किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले डिमांड इलास्टिसिटी को देखते हैं। ठीक है। We will see, we will write how does change in elasticity of demand. First we are seeing demand affects the change in price and quantity after tax। कि प्राइस और क्वांटिटी में आफ्टर टैक्स में जो उसमें चेंज आता है उसको कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है। दिस इज वी आर सपोज टू सी। सो लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। Suppose this is origin point, this is the price axis, this is quantity axis,
initially let us assume this is the demand curve d0 d0, and let us assume this is the supply curve. Let me draw it as s1 s0. अब टैक्स इम्पोज हुआ नहीं और टैक्स इम्पोज नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम पॉइंट था E0, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q0 and the respective equilibrium price is something like T0. Got it? अब टैक्स इम्पोज हुआ है तो टैक्स इम्पोज सपोज करो यूनिट टैक्स इम्पोज हो रखा है। कौन सा टैक्स इम्पोज हो रखा है? यूनिट टैक्स। हम यूनिट टैक्स के केस में इसको देख रहे हैं। यूनिट टैक्स इम्पोज हो रखा है तो यूनिट टैक्स इम्पोज हुआ तो इस केस में अब क्या होगा? लेट अस सी द सप्लाई कर्व नाउ शिफ्ट्स अपवर्ड्स, पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा सप्लाई कर्व। ये हो गया S1 and now the new equilibrium point is E1 and the equilibrium quantity is Q1 and equilibrium price is P1। देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 है। जब इलास्टिसिटी, जब डिमांड D0 है, जब D0 डिमांड कर्व है तो इस पर इलास्टिसिटी E0 ले लेते हैं हम। इलास्टिसिटी कितनी है? E0 है, ठीक है। जब डिमांड कर्व D0 है तो इलास्टिसिटी E0 है, तो E0 इलास्टिसिटी D0 डिमांड कर्व के रिस्पेक्टिव में है तो उस टाइम पे प्राइस में इतना चेंज आया और क्वांटिटी में इतना चेंज आया। नाउ लेट अस अज्यूम कि डिमांड की इलास्टिसिटी कम हो गई है, डिमांड रिलेटिवली स्टीप हो गया डिमांड पर, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो मैं यहीं से एक कर्व बना दूंगा विच विल बी समवट स्टीपर। अगर सपोज करो डिमांड कर्व D0 ना होकर ये होता है D1 जिस पर इलास्टिसिटी है E1, ये हो गया D1 जिस पर इलास्टिसिटी है E1, सच दैट E1 इज लेस देन E0, कि E1 इलास्टिसिटी जो है वो कम है और E0 इलास्टिसिटी ज़्यादा है। सॉरी ये भी E0 लिख दिया गया मैंने, इसको फिर A पॉइंट ले लेते हैं, इसको B पॉइंट ले लेते हैं। इज दैट ओके? ठीक है भाई? यस सर। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें, अब अगर इसे हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा फोकस अगर हम करें, दिस इज पॉइंट P, लेट मी मार्क इट समथिंग लाइक दिस। अब ध्यान से देखें तो नाउ द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस इज C पॉइंट। अब C पॉइंट के हिसाब से प्राइस में चेंज आया है, ये प्राइस में चेंज आया है ये PC, और प्राइस PC हो गया और क्वांटिटी क्या हो गई? QC। तो अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कैसे? इधर ही साइड में लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यही साइड में एक कॉलम बना लेते हैं। When elasticity is E0 और when elasticity is E1, तो E0 में है तो चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, ये हमें देखना है। जब E0 है इलास्टिसिटी इसकी रिगार्ड में, तो चेंज इन प्राइस क्या है? P1 माइनस P0, P1 माइनस P0, और चेंज इन क्वांटिटी क्या है? Q0 माइनस Q1, Q0 माइनस Q1। यस और नो? प्लीज पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स। यस सर। भाई सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने गलत कॉलम में लिख दिया, ये यहाँ नहीं लिखना था, इट शुड हैव रिटन ओवर हियर Q0 माइनस Q1।
कि जब इलास्टिसिटी ई ज़ीरो थी तो ये डिमांड कर्व था डी ज़ीरो। अब इस डी ज़ीरो डिमांड कर्व के अकॉर्डिंगली, इस डी नॉट डिमांड कर्व के अकॉर्डिंगली जो टैक्स इम्पोज होने के बाद जो प्राइस था वो ये था पी ज़ीरो, पी वन हुआ और क्वांटिटी क्यू वन। तो क्वांटिटी में चेंज इतना आया और प्राइस में चेंज ये रहा यहाँ से यहाँ तक। यस और नो कि प्राइस बढ़ गया, पॉजिटिव चेंज था, क्वांटिटी घट गई, इसमें नेगेटिव चेंज था। यस और नो, ठीक है ना। वही चेंज कैसा हुआ कि डेल्टा पी तो बढ़ा और डेल्टा क्यू जो है वो घटा, माइनस में होगा। डेल्टा की पी जो होगा वो पॉजिटिव होगा और डेल्टा क्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। यस और नो कि प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई जब इलास्टिसिटी ई ज़ीरो है। और जब इलास्टिसिटी ई वन है तो प्राइस में चेंज कितना आया है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया एक तरीके से पी सी माइनस पी ज़ीरो। यस और नो, हेलो। तो यहाँ पर भी प्राइस में पॉजिटिव चेंज है, डेल्टा पी जो है वो पॉजिटिव है या डेल्टा पी जो है वो इंक्रीज हो गया, चाहे पॉजिटिव है, बढ़ रहा है। क्वांटिटी क्या है, ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ चेंज क्वांटिटी में कितना है, सिर्फ इतना। तो क्वांटिटी में क्या आ गया, चेंज कम आया है ना। क्वांटिटी में चेंज कम आया तो ये हो गया क्यू ज़ीरो माइनस क्यू सी, ठीक है। अब ये भी डेल्टा क्यू इसमें भी नेगेटिव है। अब दोनों केस में डेल्टा क्यू नेगेटिव है, पर जो ये है ये कम है इसकी तुलना में। यानी कि अगर आप देखो तो क्यू ज़ीरो माइनस क्यू सी, क्यू ज़ीरो माइनस क्यू सी इज ग्रेटर दैन, इज लेस देन क्यू ज़ीरो माइनस क्यू वन। यानी कि अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो उस केस में जो क्वांटिटी में चेंज आएगा टैक्स इंपोज होने से वो कम आएगा, ठीक है। और जो प्राइस में चेंज होगा, लेट मी ड्रॉ दिस, जो डेल्टा पी है अगर आप देखो तो पी सी माइनस पी ज़ीरो इज ग्रेटर देन पी वन माइनस पी ज़ीरो। कि अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा और क्वांटिटी में कम चेंज आएगा। यानी कि प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा और क्वांटिटी कम कम होगी, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई है? हेलो हेलो सर। स्टूडेंट्स, क्या ये सब समझ आया है आप लोगों को? यस सर। कोई डाउट है, कोई यस सवाल? सर। कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना चाहता है आप में से कोई? कोई डाउट या सवाल पूछना चाहता है आप में से कोई? स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? नो सर। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर नहीं पूछना है तो ये था यूनिट टैक्स के केस में कि यूनिट टैक्स के केस में जो क्या कहते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा इलास्टिसिटी का। अब यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज होने का, ये तो हमने देखा यूनिट टैक्स के केस में। अब ऐसे ही एड वैलोरम टैक्स के केस में देख लेते हैं, ठीक है। Well, if ad valorem tax is being imposed, let us see in case of ad valorem, ad valorem, valorem tax, tax on value.
let us see in case of ad valorem tax. This is the price, this is quantity. Suppose this is the demand curve, T0 T0, when the elasticity is E0, this is the supply curve S0, this is equilibrium point A, and the price is, respective price is PA, and the respective quantity is QA. अब एड वैलोरम टैक्स मिला है तो पैरेलल शिफ्ट तो नहीं करेगा, सप्लाई कर्व कुछ इस तरह से जाएगा। यस और नो, दिस वुड बी द सप्लाई कर्व, ये इस तरह से शिफ्ट होगा ये, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है जब इलास्टिसिटी E0 है टैक्स इम्पोजिशन के बाद। तो ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस हो गया पी, और क्वांटिटी हो गई क्यू। इसको भी हम यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए हम बना सकते हैं यहाँ वेरिएबल, यहाँ हो गया इलास्टिसिटी जब E0 है तो इलास्टिसिटी E1 है, तो चेंज इन प्राइस कैसे हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी कैसे हो रही है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू अकाउंट। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सॉरी, तो ये देखिए, जब इलास्टिसिटी E0 है तो प्राइस में चेंज है PB माइनस PA विच इज पॉजिटिव, PB माइनस यानी कि डेल्टा P इज पॉजिटिव, और क्वांटिटी में चेंज क्या है QB, ऐसे लिख लो QB माइनस QA, तो QB माइनस QA करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा और डेल्टा Q इज नेगेटिव, ठीक है। अगर QA माइनस QB लिखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि न्यू में से ओल्ड, यहाँ भी न्यू में से ओल्ड माइनस किया, यहाँ भी न्यू में से ओल्ड माइनस किया। इज दैट ओके? नाउ लेट अस अज्यूम द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंजेस। अब डिमांड की इलास्टिसिटी इस केस में चेंज हो गई है, डिमांड रिलेटिवली लेस इलास्टिक हो गया है। Demand curve. This is D1 and D1, where the elasticity is E1 and elasticity is E1. In this case, this is the equilibrium point. Let me mark it as C point. According to this, the price is PC and the quantity is QC. नाउ अगर हम यहाँ देखें तो प्राइस में चेंज कब है, कितना है इलास्टिसिटी के हिसाब से, PC माइनस PA, ये पॉजिटिव है यहाँ पर भी, यानी कि प्राइस बढ़ेगा ही, यानी कि डेल्टा P इज पॉजिटिव, और ऐसे लिख सकते हैं। क्वांटिटी में क्या है, QC माइनस QA, ये अगेन नेगेटिव है, और डेल्टा Q इज नेगेटिव। अब दोनों ही केस में नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या है कि चेंज कब ज़्यादा हुआ कब कम हुआ, तो देखो आप ध्यान से देखो, PC माइनस PA इज ग्रेटर देन PB माइनस PA,
मतलब जब इलास्टिसिटी कम है तो प्राइस में चेंज ज़्यादा होगा तुलना में किसकी, जब इलास्टिसिटी ज़्यादा है। इज दैट ओके? हेलो हेलो यस स्टूडेंट्स, सर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्वांटिटी में लिखेंगे तो QC माइनस QA इज लेस देन QB माइनस QA। मतलब कि जब इलास्टिसिटी कम है तो क्वांटिटी में चेंज कम है तुलना में किसकी, कि जब इलास्टिसिटी ज़्यादा है। यानी कि अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, डिमांड की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो प्राइस में भी चेंज होगा, क्वांटिटी में भी। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी। पर इलास्टिसिटी जब कम होगी तो उस केस में भी प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगी। पर जो चेंज होगा ना, चेंज का क्वांटम बदल जाएगा। यानी कि जो इलास्टिसिटी ज़्यादा है उसमें जो प्राइस में चेंज है वो कम है, और इलास्टिसिटी कम है तो प्राइस में चेंज ज़्यादा है। इसी तरह इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा है, और इलास्टिसिटी कम है तो क्वांटिटी में चेंज कम है। इज दैट ओके? हेलो, यस सर। ठीक है। ठीक इसी तरह का कंक्लूजन आया जैसा हमारा ये यहाँ पर आया था इस केस में, यूनिट टैक्स के केस में भी, कि जब इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो प्राइस में चेंज कम है, और जब इलास्टिसिटी कम है तो प्राइस में चेंज ज़्यादा है। और जब इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा है, और जब इलास्टिसिटी कम है तो क्वांटिटी में चेंज कम है। यही तरह का कंक्लूजन, सेम यही कंक्लूजन इस पे आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि चाहे एडुलरम टैक्स लगे चाहे यूनिट टैक्स इम्पोज हो, डिमांड की इलास्टिसिटी में चेंज होने से जो प्राइस और क्वांटिटी में चेंज आएगा वो एक तरह का आएगा। इज दैट ओके? हेलो, यस सर। इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? किसी भी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना है? एक तो क्या बात है, मुझे स्टूडेंट्स की आवाज़ नहीं आती है, समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर चल रहा है। स्टूडेंट्स, क्या आप लोग क्लास में हो अभी? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक ही की आवाज़ आ रही है। ये अजय रमानी, आप क्लास में हो? अजय रमानी, मनन चुग, यस सर। आरती जैन। यस सर। यस सर, क्लास में Yes, हूँ। sir. लेट मी कॉल योर नेम्स। आरती जैन, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. किरण, Yes, sir. मृदुल तलवार, Yes, sir. नैन्सी टॉक, Yes, sir. पलक कांत, Yes, sir. पलक कांत, पंकज, प्रेरणा मनोचा, Yes, पुष्पेंद्र, sir. आर बलराज। सर पंकज प्रेजेंट। यस सर। आर बलराज, आर यू देयर इन द क्लास? आर बलराज, आर बलराज, आर यू देयर इन द क्लास? आर बलराज, क्या आप क्लास में हैं? आर बलराज, सर उसने लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट नहीं किया, वो पता नहीं क्या हुआ। चलिए, एनीवेज, प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास। किसी ने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कस किया है? No, sir. No, sir. नो सर। चलिए, तो ये हमने अभी किया जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से क्या इफेक्ट पड़ता है। इज दैट ओके? हेलो, यस सर। ठीक है। The question remains the same कि how does change in elasticity of supply affects the change in price and change in quantity after tax. Well, question we are trying to answer is how does change in, or you can say how does, okay, change
change in elasticity of supply affects the change in price and quantity after tax. Change in price and quantity after tax. कि टैक्स के बाद चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी में कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम देखेंगे यूनिट टैक्स के केस में, फिर हम देखेंगे व्हाट डू यू कॉल इट, एड वैलोरम टैक्स के केस में। So let's try and draw the curve. This is the quantity axis, this is the price axis, and this is the demand curve. Let us see, this was the supply curve as 0 when the elasticity is E0. This is the equilibrium point A point, and this is equilibrium quantity. This is equilibrium quantity. This is QA. This is, equilibrium price PA. Okay. Now, as the tax is being imposed, the supply curve will be parallel upwards. Let me draw this curve. Okay. Let me draw this curve. Draw this with some other color. I use the blue color. And suppose this is the supply curve S1 when the tax elasticity is E0. इलास्टिसिटी दोनों पर सेम है, सिर्फ ये ऊपर क्यों है, टैक्स इम्पोजिशन के लिए। टैक्स इम्पोज हुआ है तो सप्लाई कर ऊपर शिफ्ट कर जाएगा ना, ये बी पॉइंट है, ये प्राइस हो गया पीबी, और ये क्वांटिटी हो गई, दिस इज क्यूबी। तो यानी कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई E0 है उस टाइम प्राइस में चेंज इतना हुआ है और क्वांटिटी में चेंज इतना हुआ है टैक्स इम्पोज होने के बाद। अब हम देखते हैं कि टैक्स का अमाउंट क्या है। ध्यान से देखो, अगर मैं ये डॉटेड लाइन बना दूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो वर्टिकल डिफरेंस है ये टैक्स का अमाउंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, जो ये डॉटेड लाइन Yes, sir. है ये टैक्स का अमाउंट है ना, ऐसे ही तो नापते थे हम वर्टिकल डिस्टेंस टैक्स को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी चेंज कर रहा हूँ, तो यानी कि सप्लाई कर्व को रिलेटिवली स्टीप बना रहा हूँ थोड़ा सा, और टैक्स अमाउंट सेम रखेंगे। तो ये नया सप्लाई कर्व है, सब कुछ सपोज ये नया सप्लाई कर्व है, एंड this is S2 when the elasticity is E1. Got it? तो ये वाला प्राइस तो यही रहा, PA इक्विलिब्रियम क्वांटिटी QA। अब यहाँ से मैं एक सप्लाई कर्व बनाऊंगा ये इस तरह से स्टीप। लेट मी यूज सम अदर कलर, ये क्योंकि कलर रेड
Let us use this color or which one? Let us use this green color. This is the supply curve. अब ये सप्लाई कर्व आ गया S3 इलास्टिसिटी वही है E1। अब मैंने इस पॉइंट से क्यों बनाया ये सप्लाई कर्व, ताकि जो इलास्टिसिटी चेंज हुई है तो उससे टैक्स अमाउंट चेंज ना हो, टैक्स उतना ही रहे जितना पहला था। तो यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिफरेंस सेम है ना, जितना पहले था उतना ही है, यस और नो, इसलिए यहाँ से बनाया। तो इसके रिस्पेक्टिवली अगर हम बनाएंगे कंसीडर करेंगे कि इलास्टिसिटी चेंज होने से प्राइस में कितना चेंज आया, तो यू नो लेट्स ड्रॉ this, let's draw this, and yes, well, sorry, I have committed mistake. This will not be the price. I'll show you the reason why this will not be the price. क्योंकि ये डिमांड कर्व नहीं है ना, ये देखो ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, ये ठीक है ये यहाँ पर ही रहेगा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट यही रहेगा, बट ये सप्लाई से इंटरसेक्ट होगी, ये टैक्स के लिए इंटरसेक्शन है, जबकि इक्विलिब्रियम इंटरसेक्शन ये होगा सी पॉइंट, जहाँ पर सप्लाई और डिमांड को इंटरसेक्ट करेंगे। डिड यू गेट इट? तो ये प्राइस आ गया PC और ये क्वांटिटी आ गई QC। तो देखो प्राइस इंक्रीज हुआ पर इतना इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिक्रीज हुई पर इतनी डिक्रीज हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी कंपैरेटिव हम बना लेते हैं टेबल, यहाँ लिख देते हैं वेरिएबल और यहाँ लिख देते हैं इलास्टिक सप्लाई E0 है, ES, let me write as S superscript S, so that elasticity supply can read it as elastic supply. This is elastic supply such that E1S is less than E0S. तो चेंज इन प्राइस जब ज़ीरो है इलास्टिसिटी, तो चेंज इन प्राइस है PB माइनस PA, यहाँ से यहाँ तक ये चेंज था प्राइस में, PB माइनस PA विच इज़ पॉजिटिव और डेल्टा P इज़ पॉजिटिव। लेट अस सी व्हाट इज़ डेल्टा Q। डेल्टा Q था QB माइनस QA, ये नेगेटिव है तो डेल्टा Q नेगेटिव है, ठीक है। अब देखते हैं इलास्टिसिटी जब 1 है तो PC माइनस PA, प्राइस में चेंज क्या है PC माइनस PA, बट पॉजिटिव है, प्राइस बढ़ाई है, ठीक है, तो डेल्टा P पॉजिटिव है। अब डेल्टा Q देख लेते हैं, QC माइनस QA, QC माइनस QA ये नेगेटिव ही है, तो डेल्टा Q क्या है नेगेटिव है। बट अगर हम दोनों सिचुएशंस के प्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो क्या है PB माइनस PA इज ग्रेटर देन PC माइनस PA, ठीक है ना, कि अगर इलास्टिसिटी सप्लाई की ज़्यादा है तो प्राइस में चेंज ज़्यादा होगा, और इलास्टिसिटी कम है तो सप्लाई में चेंज कम होगा, और सॉरी प्राइस में चेंज कम होगा, सप्लाई की इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ऐसे ही क्वांटिटी में देख लेते हैं, एंड QB माइनस QA, QB माइनस QA इज ग्रेटर देन QC माइनस QA,
इसमें भी वही रिजल्ट आ रहा है कि अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा आएगा, और अगर इलास्टिसिटी कम है तो क्वांटिटी में चेंज कम आएगा। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है? यस सर। कोई डाउट, कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? कोई डाउट या सवाल पूछना चाहता है आप में से कोई? भाई कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट सवाल पूछना चाहता है कोई? नो सर। नो सर। नो ये वाला सर। केस यूनिट टैक्स का है ना? हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? सर वो पूछ रही थी, आपने लिखा नहीं था ना यूनिट टैक्स का, अब लिख दिया, समझ आ गया। ठीक है, देखो यूनिट टैक्स किस लिए हमें पता चल रहा है कि पैरेलल शिफ्ट हो रहे हैं सप्लाई का, ठीक है, इसलिए यूनिट टैक्स दिख रहा है। यूनिट टैक्स के केस में पैरेलल शिफ्ट होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर, यू कैन सी फ्रॉम हियर। ये देखो यूनिट टैक्स के केस में जैसे सप्लाई होगी तो Yes, भी sir. ऐसे, डिमांड ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ऑल क्लियर? हेलो, यस सर। सर शैल वी प्रोसीड? यस सर। तो ये इस तरह से हो गया। अब एड वैलोरम टैक्स में क्या होगा? एड वैलोरम टैक्स में क्या होगा, हम ये रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं आ पाएगा। उसका रीजन सुन लो क्या है कि इस केस में क्या था कि पैरेलल शिफ्ट कर रहा था और टैक्स का जो क्वांटिटी थी वो सेम थी, है ना, टैक्स का जो अमाउंट था वो सेम था और ये पैरेलल शिफ्ट कर रहा था। बट अगर एड वैलोरम टैक्स लेंगे तो उस केस में पैरेलल शिफ्ट तो करेगा नहीं सप्लाई का। लेट अस ट्राई एंड डू दैट, let us try and do that. This is origin point, this is price, this is quantity. Let us assume this is demand curve. This is supply S0 when elasticity is E0. This is the point A. This is the price PA. This is the क्वांटिटी QA। अब एड वैलोरम टैक्स है वो प्रोपोर्शनल टैक्स है, तो एड वैलोरम टैक्स जो होगा वो अगर उससे कर्व ऐसे शिफ्ट कर रहा है, पैरेलल शिफ्ट नहीं कर रहा है, तो जैसे ही ये S1 बनेगा इसके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी इसकी चेंज हो जाएगी। ये देखो इसकी इलास्टिसिटी चेंज हो जाएगी ऑलरेडी। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो, फिर भी हम कर देखते हैं क्या कंक्लूजन आता है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, बी पॉइंट, ये बी पॉइंट आया तो प्राइस हो गया पीबी और क्वांटिटी रिस्पेक्टिव हो गई क्यूबी। अब देखते हैं कि प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर सप्लाई की इलास्टिसिटी कम कर देते हैं तो थोड़ा स्टीपर सप्लाई कर्व बनाता हूँ रिलेटिवली।
suppose this is S2 when elasticity suppose is well E2, let me mark it as E2। तो इससे अगर शिफ्ट होगा डिमांड का सप्लाई का तो वो थोड़ा इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से S023। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि हमें ये तो पता चल गया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये डिमांड कर्व है, इसको इस कलर से करता हूँ, ये सप्लाई कर्व है। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ रहा है सी पॉइंट, तो इक्विलिब्रियम प्राइस ये हो गया पीसी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये हो गई क्यूसी। ठीक है, बट टैक्स सेम है ये मैं नहीं पता कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का ये देखो टैक्स भी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है इस पे, कि ये टैक्स का प्रोपोर्शन और पहले जो टैक्स था उसका प्रोपोर्शन इस पॉइंट पर सेम जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इसको कंपेयर कर लेते हैं, हम इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं वेरिएबल, यहाँ लिखते हैं इलास्टिसिटी E0, इलास्टिसिटी E1, और ये E2 we have written है, this is E0, this is E0, this is E2 and this is E2। Well, let's write change in price, change in quantity first। change in price क्या था E0 के केस में PB minus PA which is positive और delta P is positive। what is QB minus QA, this is negative और delta Q is negative। let us see what happens when the elasticity is E2। तो चेंज सिर्फ इतना आया है, PC माइनस PA ये पॉजिटिव है और डेल्टा P इज़ पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या है QC माइनस QA इज़ नेगेटिव और डेल्टा Q इज़ नेगेटिव। अब चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी को कंपेयर कर लेते हैं, तो PB माइनस PA इज ग्रेटर देन PC माइनस PA। ठीक है, एंड QB माइनस QA इज ग्रेटर देन QC माइनस QA। यस और नो? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो ये देखो सेम यही कंक्लूजन आ गया जो यहाँ आया था, यहाँ भी यही कंक्लूजन आया था। यूनिट टैक्स का कंक्लूजन भी वही है और एड वैलोरम टैक्स का कंक्लूजन भी वही है। यस और नो? यूनिट टैक्स का कंक्लूजन भी वही है और एड वैलोरम टैक्स का कंक्लूजन भी वही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टैक्स का नेचर कौन सा है, चाहे टैक्स एड वैलोरम हो चाहे यूनिट टैक्स हो, सप्लाई की इलास्टिसिटी में चेंज एक ही तरह से अफेक्ट करेगा। सेम कंक्लूजन यहाँ आया था कि चाहे एड वैलोरम टैक्स हो या फिर यूनिट टैक्स हो, डिमांड की इलास्टिसिटी एक तरह से चेंज करेगी, अफेक्ट करेगी। इज दैट ओके? कोई डाउट तो नहीं किसी तरह का? हेलो नो सर। स्टूडेंट्स, कोई सवाल पूछना चाहता आप में से? आप में से कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? कुछ डाउट हो तो कोई डिस्कस करें।
बताइए। स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है? कोई डाउट है इससे रिलेटेड? हेलो, नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, sir. नाउ द टॉपिक ऑफ discussion is imposition of factor taxes. फैक्टर टैक्स कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके ऊपर टैक्स का इम्पोजिशन कैसे इफेक्ट लेकर आता है। ठीक है, अगर फैक्टर मार्केट में टैक्स को इम्पोज कर दिया जाए तो एक तो होती है प्रोडक्ट मार्केट और एक होती है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट का मतलब हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट। बात समझ में आ रही है आपको? कैसे देखो, एक होती है प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है, बायर ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो बायर हो जाएंगे B1, B2, B3 ऐसे ही सो on। और ऐसे ही फर्म होती है, सेलर होते हैं, तो सेलर हो जाएंगे S1, S2, S3, बहुत सारे सेलर्स हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स भी जिसको हम बोलते हैं। ऐसी होती है फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट में भी क्या होंगे, बायर्स होंगे, BF1, BF2, BF3, मतलब बायर ऑफ फैक्टर 1, बायर ऑफ फैक्टर 2, बायर ऑफ फैक्टर 3, और ऐसे ही सेलर होंगे फैक्टर के, SF1, SF2, SF3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, बट इसमें क्या है कि जो ये सेलर ऑफ प्रोडक्ट है और बायर ऑफ फर्म है, ये एक ही बायर ऑफ फैक्टर है, ये फर्म होती है, वही फर्म। जैसे सपोज करो अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट है पेन, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो ये जो प्रोडक्ट हो गया सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का बायर और सॉफ्टवेयर का सेलर कौन होगी, ये फर्म होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। ठीक है। अब इसी तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि सॉफ्टवेयर अपने आप तो बनेगा नहीं, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, वो हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बायर कौन होगा, सॉफ्टवेयर फर्म, क्योंकि वही उसको हायर करेगी। यस और नो? प्लीज पार्टिसिपेट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म ही हायर करेगी ना। और सेलर कौन हो गया, फैक्टर ओनर। फैक्टर ओनर क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना मालिक खुद है ना। यस और नो? वो बताएगा Yes, ना कि sir. मैं आपकी कंपनी में काम करूंगा नहीं करूंगा, या इस वेजेस पर सेल करूंगा अपनी सर्विसेज। यस और नो? तो जो फर्म होती है Yes, sir. वो प्रोडक्ट की सेलर होती है और फैक्टर की बायर होती है। प्रोडक्ट की तो सेलर है फर्म और फैक्टर की बायर है फर्म। ठीक है, तो इसलिए अब हम देखेंगे इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन फैक्टर, यानी कि फैक्टर के ऊपर, फैक्टर प्राइसेस पर। जैसे मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो उसके वेजेस एंड सैलरीज पर टैक्स लगा दिया, और जो बायर है उसकी जिम्मेदारी है टैक्स पे करने की, यानी कि जो फर्म है वो टैक्स TDS होता है ना, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है ना। तो इसके ऊपर लगा दिया। तो अब इस अफेक्ट को हम ग्राफिकली देखेंगे कि अगर फैक्टर मार्केट में, ये लॉजिक समझ में आया, ये क्लियर है आप लोगों को
कि अगर फैक्टर मार्केट में टैक्सेस इम्पोज हो जाते हैं तो फैक्टर मार्केट में टैक्स इम्पोज होने से क्या कहते हैं कि किस तरह का इफेक्ट आता है वेजेस और सैलरीज पर, किस तरह का बर्डन आता है, एडजस्टमेंट कैसे होता है टैक्स का। ठीक है, हेलो, सो यस सर। लेट्स ट्राई एंड सी। Let's draw the curve over here. Let me take these few things, few dots, so that we can have space to draw the curve. Let me add few pages first. Add few pages. Okay. चलिए अब देखते हैं कि फैक्टर्स के ऊपर अगर इम्पोज होता है टैक्स, पेजेस पर या किसी चीज़ पर टैक्स इम्पोज होता है तो उसका किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लेट अस सी दैट। लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ द कर्व। लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ द कर्व। This is origin point. This is the, here I can write wages W, and here I can write L, labor supply, or you can say the working hours, how many hours the individual has worked. So let's assume this is demand curve, D0, D0, and this is the supply curve, S0, S0, and this is the initial equilibrium point, E0, and the wages are W0, and the labor supply is L0. अब क्या हुआ, सपोज करो प्रोपोर्शनल टैक्स लगा है, एड वैलोरम टैक्स लगा हुआ है, तो जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड्स इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा डिमांड कर्व, ऐसा ना। लेट्स ट्राई इट एज D1, क्योंकि एड वैलोरम टैक्स लगा है तो इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया E1, इक्विलिब्रियम लेबर एम्प्लॉयमेंट ये हो गया L1, और जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसके हिसाब से दिस इज द टैक्स, the individual is supposed to pay, you know. This is the, let me mark it as W star, you know, or this is the wages. Wages are W1. Got it? Okay then. Let us see. टैक्स इम्पोजिशन से पहले इतने वेजेस रिसीव कर रहा था इंडिविजुअल, अब टैक्स इम्पोजिशन के बाद जो इंडिविजुअल वर्कर होगा, लेबर होगी, उसको वेज मिलेंगे इतने।
बट जो फर्म है, क्योंकि फर्म ने ये वेजेस डिसाइड किए हुए हैं, तो ये ग्रॉस सैलरी होगी यहाँ पर, ये एक तरीके की ग्रॉस सैलरी होगी और ये नेट सैलरी होगी, सैलरी आफ्टर टैक्स। कि ग्रॉस सैलरी फर्म इतनी देगी जिसमें से इतना अमाउंट टैक्स का रखेगी फर्म, और नेट सैलरी जो क्या कहते हैं कि लेबर होगी उसके हिस्से में इतना आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, क्या ये समझ में आया है? हेलो, Yes, sir. ठीक है ना। और अगर हमें प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे इस पॉइंट पर कितना टैक्स था, ये जे पॉइंट लिख दो इसको, इस जे पॉइंट के हिसाब से देखो तो ये टैक्स हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक ये टैक्स हुआ, तो इसका प्रोपोर्शन क्या होगा? E0J डिवाइडेड बाय E0L0, यानी कि ये डिस्टेंस, लेट मी यूज सम अदर कलर, दिस कलर आई विल यूज रेड वन, ये डिस्टेंस टैक्स हो गया रेड वाला ये, और टोटल कितना है? टोटल है, लेट मी यूज स्क्रीन, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक पूरा, भाई इसी का प्रोपोर्शन है ना ये, तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया, एड प्रोपोर्शन टैक्स। तो मान लो 10% आया, तो वैसे ही हर पॉइंट पे 10% का ही डिफरेंस हो जाएगा, जो भी वेजेज है उसके हिसाब से 10% का डिफरेंस आ गया। समझ में आ गई बात? तो दिस इज़ हाउ द फैक्टर टैक्स इज़ बीइंग इम्पोज। तो एक तरीके से जो फर्म है, फर्म के ऊपर जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो इतना आया है, इसको मैं शेड कर देता हूँ रेड कलर से। फर्म के ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स ये है, ये हो गया बर्डन ऑफ टैक्स ऑन फर्म्स, ठीक है। और जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर कितना बर्डन आया है? इंडिविजुअल के ऊपर बर्डन ये आया है कि पहले इंडिविजुअल को ये रिसीव हो रही थी वेजेस, अब इंडिविजुअल को ये वेजेस रिसीव हो रही हैं टैक्स के बाद। तो ये जो ब्लू शेडेड है ये किस पर आ गया? बर्डन ऑफ टैक्स ऑन फैक्टर ओनर, कि जो भी फैक्टर का ओनर है उस पर इतना बर्डन आ गया है टैक्स का। इज दैट ओके? हेलो, ठीक है। अब देखो, पहले एम्प्लॉयमेंट इतने लोगों का था, अब एम्प्लॉयमेंट इतने लोगों का है, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया एक तरीके से। यस और नो? हेलो यस सर। स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात समझ में आई है? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी तरह का? समझ आया ये सभी? हेलो स्टूडेंट्स, क्या इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहता है आप में से कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ पूछना चाहता आप में से? ये समझ आया आपको? हेलो हेलो, यस सर। समझ आया आप लोगों को ये? यस सर। तो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।